ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। तो मैं कुछ थोड़े मोड़े सवाल पूछूंगा, उसको बता देना और उसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहला पढ़ा था एफसीआई। एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, ठीक है, बफर स्टॉक करना इसी का काम है। एमएसपी प्रोवाइड कराना इसी का काम है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करती है? लोन देती है, पैसे देती है। ठीक है, लोन देती है। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था नाफेड। नाफेड, नाफेड का काम क्या होता है? नाफेड मार्केटिंग के लिए होती है। ठीक है, नाफेड मार्केटिंग के लिए होती है। मार्केटिंग, ठीक है, नाफेड मार्केटिंग के लिए होती है। फिर हमने पढ़ा था कपार्ट। कपार्ट, इसमें हाँ, हाँ, कपार्ट टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है कपार्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था इफको। इफको फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाती है इफको। फिर हमने देखा था आईसीएआर। आईसीएआर, आईसीएआर का काम क्या होता है? एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल रिसर्च, रिसर्च का काम होता है। रिसर्च कौन करता है? आईसीएआर करता है। ठीक है, आईसीएआर करता है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया। अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन करेगा, जैसे बताओ एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करें, जैसे कि किसान सुविधा, ये एक किसान सुविधा .gov.in पर जाकर के हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो किसान सुविधा चाहे एप्लीकेशन हो या चाहे वेबसाइट हो, इसको डेवलप करने का या इसको मेंटेन करने का काम किसको दिया जाएगा इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में से? हाँ, मतलब इसको डेवलप करे, मेंटेन करे, इसको दिया जाएगा है। आईसीआर तो रिसर्च का काम करती है, टेक्नोलॉजी का काम कौन करता है? पार्ट करती है ना। तो ये क्या है? ये एक टेक्निकल चीज है ना, हमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे देना। जैसे कि पीएम ने किसानों के लिए क्या जो है अनाउंस किया है, फर्टिलाइजर की कौन सी स्टेट में क्या रेट चल रही है, ठीक है, क्रॉप के लिए कौन सा इंश्योरेंस होता है। जैसे कि अगर मैंने गेहूं लगाया है और मैं पहले से इंश्योरेंस करवा लेता हूँ कि अगर मेरी गेहूं खराब हो जाएगी तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा मिलना चाहिए जितना मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम उसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट के लिए सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पर मिल जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी को चेक करने के लिए कहाँ कहाँ हमारे संस्थान है, वहां पर हम जाकर के देख सकते हैं। कहाँ कहाँ पर हमारे जो सीड है, बीज भंडारण जिसको कहते हैं, जो शॉप्स है वो कहाँ कहाँ पर है हमारे आस पास शहर में या सिटीज में। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं उसका इंफॉर्मेशन अगर हमें लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। बात समझा क्या? फिर फार्म मशीनरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कोई नई ट्रैक्टर आई है या ट्रैक्टर का दाम कौन सा है, कौन सा बेहतरीन दवा छिड़कने वाली मशीन है, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में तो इन सब का जो कारोबार रहेगा, मतलब कि काम करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? कपाट की हो सकती है। अब कहेगा कि जैसे इसे संभालता कौन है? जैसे हर वेबसाइट होती है, जैसे कि अगर हम अपने आधार की बात करें तो आधार वेबसाइट को संभालती है हमारी जो टीसीएस है या विप्रो, ठीक है, इन्हीं दो में से कोई एक संभालती है। वैसे ही इसको संभालती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर।
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली इतना याद रखना कि जैसे जब हम कपाट की बात करते हैं टेक्नोलॉजी के तौर पर, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। हमें अगर एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इन सब चीजों की मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना। जैसे हम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं, तो उन वीडियो में लोग प्रमोशन करते हैं। कोई कहता है कि कुकू एफएम डाउनलोड कर लो, कोई कहता है जीरोधा में अकाउंट खुलवा लो, कोई कहता है कि ग्रो में अकाउंट खुलवा लो, है प्रोसेस बताते हैं। तो क्या करते हैं, एक तरीके से प्रमोशन करते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे जनता को अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में लोग प्रमोट करते हैं, वैसे हमारे एप्लीकेशन को भी लोग प्रमोट करें, है ना। तो प्रमोशन और मार्केटिंग का काम किसके पास रहता है, नाफेड के पास। तो नाफेड इस चीज को नाफेड को ये सब चीजें देखनी चाहिए। लेकिन क्या कभी तुमने ये देखा है कि कोई यूट्यूबर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, ये किसान से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उनका ऐड करता हुआ या उनका प्रमोशन करता हुआ दिखाई दे? अरे नहीं। समझा। तो ये सब चीजें बनी तो हैं, बट उनका इस्तेमाल कैसे करना है किसी को कुछ आइडिया नहीं है। अब जो किसान जिन्हें पहली बार, एक तो पहले लोग डब्बा फोन यूज करते थे, अब उन्हें ये सब इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना होगा, तो भाई उन्हें सिखाओगे तब तो इस्तेमाल करेंगे वो, है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान देना चाहिए, बट लोग ध्यान नहीं देते। खैर, जब हम सर्विस में जाएंगे तो इन सब चीजों के बारे में जोरदार तरीके से सोचेंगे और उसका ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग या एग्रीकल्चर, इसके बारे में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, वही खेती, और उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। अब देखो, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो दो तीन तरीके की एग्रीकल्चर होती है। मेन टाइप दो होती है। जैसे एक को हम कहते हैं मिक्स्ड खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, और दूसरे को हम कहते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल फार्मिंग। ठीक है, एक और होता है जिसको कहते हैं बाई क्रॉपिंग फार्मिंग, बाई क्रॉपिंग फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग कितने टाइप की, तीन टाइप। मेजरली इसमें दो ही हमें पढ़ने हैं, एक मिक्स्ड फार्मिंग और दूसरा इंटीग्रल फार्मिंग। बाई क्रॉपिंग के बारे में भी मैं बता दूंगा। देखो, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में समझते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, तो ऐसी फार्मिंग जहां पर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ावा देते हैं। एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक तरफ है ये खेत हमारा, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ है भैंस जो है बांधी गई है, भैंस भी चल रही है और इधर हमारा खेत भी लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम भैंस के साथ साथ क्या कर सकते हैं, गाय रख सकते हैं या बकरी रख सकते हैं, ठीक है, या मुर्गी पालन कर सकते हैं। कोई भी ऐसे जानवरों को पाल सकते हैं जिनका यूज हम अपने एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। ठीक है, समझा। ऐसी एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग या मिक्स्ड एग्रीकल्चर का नाम देते हैं। अब समझो इससे फायदा क्या होता है। ठीक है, जैसे ये मेरा प्लॉट है और इस प्लॉट में मैंने यहाँ कुछ एरिया रिजर्व कर दिया, यहाँ पर मैं भैंस बांधूंगा। क्या बांधूंगा, बफेलो। ठीक है, भैंस बफेलो, और यहाँ पर मैं करूंगा फार्मिंग, खेती। लेकिन मैं ये फार्मिंग चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल न करके मेन्योर्स का इस्तेमाल करो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मेन्योर को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, मेन्योर, मेन्योर को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मैं इस्तेमाल।
तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए रहेगा गाय भैंस का गोबर। अब देखो, गाय भैंस का गोबर अगर हम डायरेक्टली खेत में डालेंगे तो खेत को नुकसान करेगा, ठीक है। तो भाई उसको फायदा कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें करना होगा मल्चिंग। मल्चिंग देखो, वो मल्चिंग पेपर अलग चीज है, ये मल्चिंग एक अलग चीज है, ठीक है। इसे मल्चिंग को मेन्योर, मतलब कि मेन्योर ये जो खाद है ना, ऑर्गेनिक खाद, उसे कैसे बनाते हैं उसका टेक्निक इसमें बताया। तुम्हें कैसे बनाना है, तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा खेत है, खेत में तुम्हें देखो 3 बड़े बड़े गड्ढे बनाने हैं। एक गड्ढा, फिर उसमें थोड़ा दूसरा गैप रखना है, दूसरा गड्ढा और गैप रखना है, और तीसरा गड्ढा, ठीक है। ऐसे कर दिए। अब देखो इस गड्ढे में तुम क्या करो, जितना भी गोबर वगैरह है उसको पूरा डाल दो, गोबर डाल दो, पूरा भर दो। गोबर से जब भर जाएगा तो इसे ऊपर से, ये जूट की बोरी होती है ना, जूट जिसमें आलू वगैरह रखा जाता है, जूट की बोरी इसके ऊपर ऐसे बिछा दो पूरा, और इसे ढक दो। जूट की बोरी से ढकने के बाद इस पर हल्का 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 पानी का छिड़काव कर दो। पानी का छिड़काव क्यों करना है, क्योंकि हमको पता है जब गाय भैंस का गोबर जो गोबर करती है गाय भैंस, तो उनके गोबर में काऊ, मैं लिखता हूँ काऊ डंग, इनके गोबर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें इनमें छिपी रहती हैं। इसीलिए हम जब इनमें पानी डालते हैं तो धीरे 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 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन क्या होती है, रिलीज होती है। और जब उसमें से रिलीज हो जाएगी, ये गोबर धीरे 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 सड़ना चालू होगी, ठीक है। जब सड़ने लगे तो इसको क्या करना चाहिए, उठा करके इसका जो बोरा तुमने डाला था वो जूट वाला, अब यहाँ पर लाओ अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म, और इस अर्थ वॉर्म को पूरी तरीके से इस पर बिछा दो। जैसे ही तुम अर्थ वॉर्म को इस पर बिछा दोगे और बिछाने के बाद फिर से इसे बोरे से ढक दो, ये अर्थ वॉर्म क्या करेंगे, उस गोबर को पूरा खा डालेंगे, और जब खाएंगे तो खाने के बाद वो लोग फिर से बीट करेंगे, और बीट करेंगे तब जो खाद बनेगा, जो फर्टिलाइजर बनेगा, फर्टिलाइजर बनेगा, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या मेन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या मेन्योर। और ये जब बनता है तो इसका कलर एकदम ऐसा डार्क हो जाता है, डार्क ब्लैक ब्लैक कलर में, समझ में आया क्या, ब्लैक ब्लैक। और ये खाद जो होता है ये हमारे खेतों के लिए एकदम रामबाण इलाज होता है, ब्रह्मास्त्र होता है। इसका इस्तेमाल करो, जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, ठीक है। इसमें तुम्हें कोई भी डिजीज नहीं होंगी। जैसे आज के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो लोगों के अंदर ना पथरी की समस्या एक कॉमन चीज हो गई है। क्यों, क्योंकि खेतों में डाई, यूरिया, पोटास, इनका अमाउंट बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पौधे हैं वो सीधा सीधा उन्हें एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और उन्हें उनका जो फल है वो हम जब खा रहे हैं, जैसे मान लो ये स्पिनच हो गया, पालक हो गया, पालक में हमने डाई, यूरिया, पोटाश डाला, पालक के अंदर उसके गुण आ गए, पालक को हमने खाया, अब वो हमारे बॉडी में धीरे 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 एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और जब एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सीलेट का एक लेयर बनते जाएगा, उसके ऊपर लेयर चढ़ते जाएगा और वही स्टोन का फॉर्म ले लेगा। समझ आ रहा है। तो आज के टाइम पीरियड में अगर हम सुनते हैं, बहुत कॉमन सुनने को मिलता है, यार मुझे स्टोन की प्रॉब्लम है, गॉल स्टोन हो गया है, किडनी स्टोन हो गया है, समझा है क्या। क्यों, तो ये हमारे खाने पीने की वजह से है, और ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है, 10 साल 15 साल। हमारे दादा परदादा के समय का देखो सिचुएशन वो सही था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे मम्मी पापा के टाइम पीरियड का जो है वहां से सिचुएशन गड़बड़ चालू हुआ है, और हमारे टाइम में तो एकदम ही गड़बड़ हो गई है। लोग हाईली पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं कीटाणुओं को मारने के लिए, हाईली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और उसका इफेक्ट हमें हेल्थ पर देखने को मिलता है। लोगों का दिमाग कम होते जा रहा है, मेमोरी पावर कम होती जा रही है, हाइट धीरे धीरे घटती जा रही है, ठीक है, स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बीपी की प्रॉब्लम
बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम खेती ऑर्गेनिक तरीके से करें, जैसे कि भारत का पहला राज्य जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी, कौन है? भारत का पहला स्टेट, हाँ, सिक्किम, ठीक है, तो सिक्किम, तो उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे शुरू करी? उसका प्रोसेस ये है, उससे पहले तुम्हें मेन्योर बनाना होगा, कंपोस्ट बनाना होगा, और ये कंपोस्ट का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो थोड़ा प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन लेकिन जो भी चीज प्रोड्यूस होती है वो शुद्ध रूप से होती है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं, और उसे खाने से हमारे बॉडी में जो तरह तरह के रोग हो रहे थे अब वो नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो कंपोस्ट बनाने का या मेन्योर बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है? हमें चाहिए कुछ गड्ढे, उन गड्ढों में चाहिए जो भी गाय के गोबर है, उसके बाद जो भी सड़े गले पत्ते हैं उन पत्तों को लाओ, उनको ढक दो, ढक करके उन्हें पानी डालो, मॉइस्चर रखो, कुछ दिन तक सड़ने दो, और उसके बाद उसमें डाल दो अर्थवॉर्म सब खा करके उन्हें बना देंगे मेन्योर। क्लियर हो गया? हाँ, तो मैंने ये तीन चार गड्ढे क्यों बनाए थे? अब मान लो कि तुम्हारा एक गड्ढा जब भर गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक गड्ढा भर गया तो गाय गोबर देना बंद कर देगी, कहेगी ओहो मालिक का एक गड्ढा भर गया है, एक काम करो गोबर नहीं देते हैं, है कि नहीं? गोबर तो देती रहेगी, तो जब गोबर देती रहेगी तब तुम दूसरे गड्ढे में डालना शुरू करो, और तब तक यहाँ का तुम्हारा माल रेडी है, अब यहाँ से तुम उसे अपने खेतों में डालना शुरू करोगे। तो जैसे जैसे तुम इसमें ये भरता रहेगा ये खाली होता रहेगा, भरता रहेगा ये खाली होता रहेगा, एक तैयार, इसमें शिफ्ट हो जाओ, और तब तक जब ये पूरा खाली हो जाए फिर से इसमें शिफ्ट हो जाओ, और इधर का ये बनता रहेगा। समझा? लेकिन आजकल ये सब कौन करे? इन सब को करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, समझ आ रहा है? और ये सब बताने वाला भी होना चाहिए कि भाई किस तरीके से पूरा प्रोसेस्ड होता है, ये नहीं कि ऐसे ही खुले रख दो, बारिश हो गया सबकी चाइन हो गया, पूरे तरीके से सड़ गया उसी में, हाँ, बनना था खाद बन गया जहर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमें एकदम आसपास एकदम गंदगी नहीं चाहिए रहती है, पूरा क्लीन चाहिए रहेगा। इसमें इसमें दिखाई दे रहा है ये पूरा टीन का डब्बा बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कहीं कोई गंदगी दिखाई दे रही है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये सब एरिया एकदम क्लीन चाहिए। तो पहला मिक्स्ड फार्मिंग समझ में आया। मिक्स्ड फार्मिंग में हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ किसको बढ़ावा देना है? एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को क्यों बढ़ावा देना है? ताकि हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर सकें, और ऑर्गेनिक खेती के लिए हमें जो मेन्योर चाहिए, जो कंपोस्ट चाहिए, उसको बना सकें। क्लियर? ओके, ठीक है। दूसरा समझते हैं जो मैंने बताया, क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग या इंटीग्रल फार्मिंग। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग कुछ नहीं है, हमें फार्मिंग के साथ साथ कुछ और चीजों को भी लगाना है, कुछ और चीजों का भी बिजनेस करना है। जैसे कि ये अगर मेरा एक खेत का प्लॉट है, तो मैंने इसमें बताया था कि भाई इस एरिया में तुम पॉन्ड बना दो, ठीक है, उसमें मछली पालन कर दो, ठीक है, एक और पॉन्ड बना दो जिसमें इमरजेंसी के टाइम में तुम मछलियों को ट्रांसफर कर सको, और इसमें एक काम करो, छोटे छोटे जो मछलियां पहले क्या रहेंगी, एकदम छोटे छोटे रहेंगी, उनको इसमें डालो, ठीक है। एक और पॉन्ड बनाओ जहां पर तुम बत्तख वगैरह, डक वगैरह को डाल दो कि वो यहाँ पर ठहरे, ठीक है। अगर जब तुम पहले छोटी मछलियां लाओगे, अगर उसमें डक को हिला दोगे, घुसा दोगे, तो डक तुम्हारी मछलियों को खा डालेंगे, तो तुम्हें ना तो मछली मिलेगी, डक रहेंगी लेकिन मछलियां नहीं मिलेंगी। इसलिए जब मछलियां छोटी हो तो उसमें डक नहीं घुसाओ, जब मछलियां बड़ी हो जाएं तो उन्हें दूसरे में ट्रांसफर करके डक को उसमें घुसा दो, और फिर इधर एरिया में तुम गाय भैंस या जो भी पालना है लो, उसको पाल लो, और जब खाली जगह रहे तो गाय भैंस को उसमें हिला दो, गाय भैंस अपना ठंडक ले लेंगी, ठीक है। बाजू बाजू एरिया में तुम चाहो तो हॉर्टिकल्चर कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? किसी भी चीज की बागानी करना, जैसे कि चाहिए तो तुम्हें पूरे आरी आरी जो भी किनारा है उस किनारे में कोई ऐसा फ्रूट वाला पेड़ लगा दो, चाहे तो केला लगा दो, चाहे तो अमरूद लगा दो, चाहे तो अनार लगा दो, है ना। और उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है, बचे हुए एरिया में तुम अपना खेती कर लो। तो ऐसे फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, बात समझ में आ रहा है क्या?
देखो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मैंने बताया तालाब खुदवा दो, ठीक है, उसके बाद तुम कोई जो है फ्रूट वगैरह वाला लगा सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो, ठीक है। मुर्गी पालन को क्या कहते हैं? मुर्गी पालन को क्या कहते हैं? हिंदी में तो कुक्कुट पालन कहते हैं, कुक्कुट नहीं, कुक्कुट। मुर्गी को मेरे दिमाग में था, दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद कैटल को तुम रख सकते हो, ठीक है। और भी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई मछली पालन कर लो, मछली फिशिंग फार्मिंग कर लो, डक को तुम रख लो, ठीक है, डक रख, पोल्ट्री 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 बरोबर, पोल्ट्री पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया था कि पोल्ट्री में मुर्गियों में भी एक मुर्गी होती है लेग हार्ड, लेग हार्ड, और ये लेग हार्ड क्या रहती है, ये 365 में से 360 है दिन तक अंडा दे सकती है, ये कभी कुड़ुक नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद तुम खेती, बचे हुए एरिया में खेती कर सकते हो, धान लगाना है तो धान लगा लो, गेहूं लगाना है तो गेहूं लगा लो, या मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करके खेती कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज कर सकते हो कि जो तुमने मेन्योर बनाया था, मेन्योर, इसको एक काम करो, एक डार्क रूम में, मतलब कि अंधेरे कमरे में पूरा बिछा दो। अंधेरे कमरे में बिछाने के बाद बाजार जाओ और कहो हमको चाहिए मशरूम का सीड। इसका सीड, मशरूम, और बस वो सीड को ला करके तुम ऐसे छिड़क दो, और भाई साहब 3 से 4 दिन में तुम्हारा मशरूम रेडी हो जाएगा। और मशरूम ना बहुत हाईली प्रोटीन से भरा होता है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर तुम अच्छे से मशरूम फार्मिंग भी कर लेते हो ना, तो तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, समझा है क्या? तो खेती करने के साथ साथ हमें किस पर ध्यान देना होगा, थोड़े बिजनेस पर भी ध्यान देना होगा, जिससे हम सिर्फ खेती पर ही नहीं, अपने इकोनॉमिक को भी अच्छी तरीके से बढ़ा सके और अपने लाइफ के स्टेटस को बेहतर कर सके। क्लियर हुआ? ऐसे फार्मिंग को क्या कहते हैं हम लोग? इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो 2 तरीके के फार्मिंग समझ में आ गए, कौन कौन से? मिक्स्ड और इंटीग्रेटेड, मिक्स्ड और इंटीग्रेटेड। तीसरा है बाई क्रॉपिंग फार्मिंग। अब देखो, जिसके पास इतना सारा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि ये नॉर्मल होता है, हमें यूपी बिहार में देखने को मिलता है कि अगर तुम देखोगे कि अगर मक्का लगाए हैं, मक्का बाल जो खाते हैं हम लोग, मक्का जोनहरी, है ना, तो उसी के साथ साथ वो ब्लैक वाला मूंग आता है ना, मूंग का दाल, मूंग, हाँ मूंग, मूंग होता है ना, जिसका ये दिवाली वगैरह पर या होली के टाइम में वो बनता है, क्या कहते हैं, अ, कचौड़ी वगैरह बनता है, कचौड़ी में जो स्टफ भरा जाता है, समझ गए ना, मूंग दाल, पता है कि नहीं, ब्लैक ब्लैक कलर वाला ब्लैक मूंग। हाँ, तो इसके साथ और किसे बो दिया जाता है, ब्लैक मूंग को बो दिया जाता है। या जब हम लोग ये अपना सर्दी के टाइम में जब हम ये करते हैं, क्या कहते हैं, मस्टर्ड लगाते हैं, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों, जब सरसों लगाते हैं तो सरसों के टाइम पीरियड में ही, उसी में, जिस खेत में सरसों है उसी में हम लोग मटर बो देते हैं, मटर, ठीक है, क्योंकि मटर लता तरह होती है, वो चढ़ जाती है ऊपर सरसों के ऊपर, तो वहां पर मटर भी हो जाता है। तो ये क्या है, बाई क्रॉपिंग फार्मिंग है। उसके बाद जब हम लोग ये आलू, आलू बोते हैं ना, तो देखो आलू बोने के लिए हमें ऐसे ऐसे गलियारा बनाना पड़ता है, आलू बोते हुए देखा है कि नहीं, है ना, ऐसे ऐसे हम लोग मेड़ पर ऐसे ऐसे आलू बोते हैं। तो बीच बीच का जो एरिया खाली रहता है, ये उसमें हम लोग गन्ना बो देते हैं, ठीक है, गन्ना बो देते हैं, यहाँ पे गन्ना बो देते हैं। तो देखो गन्ना तो 10 महीने तक खेत में रहता है, लेकिन आलू अगर जैसे जनवरी में बो दिया तो 1 डेढ़ महीने बाद आलू रेडी हो जाता है। तो आलू को हम लोग क्या करते हैं, इसको खोद करके निकाल लेते हैं, इसको खोद करके निकाल लेंगे, और यहाँ पर धीरे धीरे जो बीच वाला एरिया रहेगा उसमें गन्ना अपना उगता रहेगा, ठीक है। अब गन्ना उगेगा तो ये बीच वाला एरिया ये फिर से खाली हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें धनिया लगा देंगे, धनिया लगा देंगे, ठीक है, धनिया लगा देंगे तो धनिया भी हो जाएगा।
चाहिए रहेगा तो उसमें अनियन लगा देंगे, अनियन भी हो जाएगा। समझा रहा क्या? तो एक ही खेत में एक ही साथ जब दो दो क्रॉप्स को बोया जाता है, उनकी फार्मिंग की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाई क्रॉपिंग फार्मिंग। ठीक है, द्विफसलीय खेती, द्विफसलीय खेती। समझ में आया? ठीक है, तो हमने खेती कितने, एग्रीकल्चर कितने टाइप के देख लिया? ठीक, कौन कौन से? मिक्स्ड, पहले तो मिक्स्ड, मिक्स्ड, दूसरा इंटीग्रेटेड, 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 और तीसरा हमने देख लिया बाई क्रॉपिंग, बाई द्विफसली, द्विफसली। क्लियर हो गया ये? अब देखिए, जैसे जब 2013 में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस ने सोचा 2014 में इलेक्शन है तो कुछ नया स्कीम लाया जाए। ठीक है, तब उसी वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने एक स्कीम को चालू किया जिसको कहा गया NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इसके तहत उन्होंने क्या कहा कि जो भी देश के लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें उन्हें 2 रुपए पर केजी पर व्हीट दिया जाएगा, 3 रुपए पर केजी पर राइस दिया जाएगा, और 1 रुपए पर केजी पर मोटे अनाज दिए जाएंगे, यानी कोर्स सीड। मोटे अनाज में कैसे? जैसे मक्का हो गया, जो कि तुम्हारे बाजरा हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, ये सब को हम क्या कहते हैं? कोर्स ग्रेन या मोटा अनाज कहते हैं। तो मोटे अनाज 1 रुपए पर केजी, व्हीट 2 रुपए पर केजी, और राइस को 3 रुपए पर केजी देने का प्रॉमिस किया गया। और उसके तहत क्या पास कर दिया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब कांग्रेस गवर्नमेंट को लगा कि ये इलेक्शन से 6 महीने पहले हमने जनता के लिए ये किया है, तो जनता हमें फिर से वोट देगी। लेकिन क्योंकि बहुत टाइम पीरियड से 8-10 साल हो चुके थे कांग्रेस गवर्नमेंट को, वहां पे घोटाले पे घोटाला किया जा रहा था, और उधर से मोदी की लहर चली और उस लहर में सब, ठीक है, समझना? तो उस टाइम में कहेगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को कब पास किया गया था? 2013 में। लेकिन इसे लागू कब से किया गया? 2014 से। ठीक है, 2014 से। कितना क्लियर हुआ? ओके। NFSC, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्लियर रहेगा? देखो, ये खेती से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। अब हम लोग समझते हैं कुछ देश में हुए इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, हाँ, हमने ज्योग्राफी में एक बार ये रिवॉल्यूशन कर चुके हैं, बट यहाँ पर इकोनॉमिक्स में है, थोड़ा सा उसका टॉपिक आता है वापस से, तो एक बार फिर से कर लेते हैं, इसलिए लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है। ठीक है, जैसे कहेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसे बढ़ावा दिया गया? तो एग्रीकल्चर को। और पहली ग्रीन, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 बार आया था, तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी सीड को ध्यान में रखा गया, और इसमें किसका प्रोडक्शन बढ़ गया था? गेहूं का, ठीक है, व्हीट का। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसको ध्यान दिया गया था? हाई यील्ड वैरायटी सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। कहेगा सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड। जैसे पहले जो करेला होता था वो इतना छोटा छोटा आता था, ठीक है, लेकिन अब करेला इतना लंबा लंबा आता है। समझा क्या? उसे हम करेला नहीं करेली कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? तो भैया, जो लौकी थी, लौकी में लंबाई बढ़ाने वाली जो जीन थी उसको लाया गया और करेले में डाल दिया गया, और जब करेला हुआ तो करेली बन गया। समझा? इसे क्या कहते हैं? जीन का मॉडिफिकेशन करना। तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस पर ध्यान दिया गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पर।
लेकिन ये जो जेनेटिक जीन में मॉडिफिकेशन था उसे इंसानों या जानवरों पर करना सख्त मना किया गया। ठीक है। हाँ, तो कहेगा कि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस पर ज्यादा ध्यान दिया गया? हाँ, जीएम क्रॉप, शॉर्टकट में से क्या कहते हैं? जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप्स। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर में क्या? हाई यील्ड वैरायटी सीड। कहेगा कि येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, तो येलो येलो कलर का क्या रहता है? ऑयल सीड्स, जैसे सूरजमुखी येलो कलर, मस्टर्ड येलो कलर। ठीक है। तेल निकालने वाले जितने भी सीड है वो सब किससे रिलेटेड हो जाते हैं? येलो रिवॉल्यूशन से। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश, मछली, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क। रेड रिवॉल्यूशन मीट और टोमेटो, मीट और टोमेटो, मीट और टोमेटो। रेड रिवॉल्यूशन मीट और टोमेटो। व्हाइट मिल्क, ब्लू फिश, येलो ऑयल सीड, येलो ऑयल सीड। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर। पिंक रिवॉल्यूशन अनियन एंड प्रॉन, प्रॉन मतलब झींगा, उसी को हम लोग श्रिम्प भी कहते हैं। ठीक है। अनियन और प्रॉन, अनियन और प्रॉन। पिंक, पिंक से प्रॉन याद रखना, पिंक से अनियन भी याद रखना। ठीक है। पिंक रिवॉल्यूशन अनियन एंड प्रॉन, पिंक रिवॉल्यूशन अनियन एंड प्रॉन, पिंक रिवॉल्यूशन अनियन एंड प्रॉन। रेड रिवॉल्यूशन मीट एंड टोमेटो। ब्लू रिवॉल्यूशन इस, येलो रिवॉल्यूशन क्या? ऑयल सीड, ऑयल सीड। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर में क्या? हाई यील्ड वैरायटी। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। रेड रिवॉल्यूशन मीट एंड टोमेटो। पिंक रिवॉल्यूशन अनियन एंड प्रॉन। ब्लू रिवॉल्यूशन ब्लू फिश। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर। कहेगा राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो, गोल गोल आलू, है ना? राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ब्लैक ब्लैक कलर का निकलता है ना? हाँ, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर, ब्राउन कलर का क्या होता है? लेदर होता है, तो ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर, बागानी जिसे कहते हैं, फ्रूट और हनी, हॉर्टिकल्चर फ्रूट हनी। तो जब फ्रूट पक जाता है तो कैसा लगता है? गोल्डन गोल्डन कलर का हो जाता है ना, एकदम अच्छा कलर। तो इसीलिए गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो फ्रूट और हनी भी कैसा कलर होता है? गोल्डन कलर का भी होता है, तो हनी। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इतने सारे रिवॉल्यूशन याद रहेंगे। चलो बोलो, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम, ब्राउन रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर, ग्रीन रिवॉल्यूशन HYD सी। ओके। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप थे इसे किस रिवॉल्यूशन में लाएगा? सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके। टोमेटो और मीट रेड रिवॉल्यूशन। पेट्रोलियम ब्लैक। फर्टिलाइजर के लिए अंडा सिल्वर। ओके, बहुत बढ़िया। और उसके बाद और अगर हम बात करते हैं कि मछली,
ब्लू, फिश के लिए ब्लू। हनी, गोल्डन रिवोल्यूशन। फ्रूट्स, गोल्डन रिवोल्यूशन। ओके। सरसों का तेल, येलो रिवोल्यूशन। सरसों का तेल, येलो रिवोल्यूशन। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। लेदर, ब्राउन रिवोल्यूशन। ठीक है, सारे के सारे रिवोल्यूशन याद रहेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।